Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we have to discuss about the cell division, the first chapter of our zoology syllabus. Firstly, we will study about the cell. As you know, cell is a basic unit of our life. Life means organisms. ऑर्गेनिज़म या लाइफ जो होता है उसका बेसिक यूनिट सेल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सेल ही जो है वो जानदार को बनाने में हेल्प आउट करता है। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ जो होती हैं वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिक सिस्टम लेवल बनता है, जो कि किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है वो फंक्शनल होता है। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कोई भी जानदार जो है वो अपने तमाम काम को जो है सर अंजाम दे सकता है। ठीक है, ये सारा प्रीवियसली आप लोगों ने जो है सेमेस्टर में आई थिंक सो स्टडी किया होगा। ठीक है, अब हम लोगों का जो कंसर्न है वो ये है कि सेल की डिवीजन किस तरह से होती है। ठीक है, सेल की डिवीजन मोस्टली जो है प्रोडक्शन टू कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस मींस सेल जब भी प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस होने के बाद जब तक उसकी माइटोसिस कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है, इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन या सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है सेल डिवीजन का, कि सेल जो है वो क्यों डिवाइड होता है। बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब भी रिपेयरिंग प्रोसेस होता है या ग्रोथ ऑफ वेरियस पार्ट्स होती हैं, तब ही सेल की डिवीजन होती है। ठीक है, अब सेल डिवीजनल जो स्टेजेस हैं वो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है माइटोसिस। माइटोसिस इज़ द डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स द जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक क्रोमेटिन मटेरियल मीन्स क्रोमोसोम्स होती हैं। क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, द हाईली कंटेंसली पार्ट ऑफ अ डीएनए इज टर्म्ड एज क्रोमोसोम। ठीक है, साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द clear portion of any cell that may consist of all the organisms। ठीक है, इसके अलावा इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस वो फेज़ होती है जिसके अंदर सेल की ग्रोथ और तमाम मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस होती हैं। मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस से मुराद यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन, उसकी रिप्रोडक्शन, उसकी तमाम जो है एनिमल की एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। अब स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें कि एक ये जो हम डिवीजन बात कर रहे हैं, इन डिवीजन के जो सेल साइकिल के स्टेजेस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले सेल जो होता है वो G1 फेज़ से गुजरता है। G1 फेज़ इज़ द फर्स्ट और अर्लीस्ट ग्रोथ गैप फेज़। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो होती हैं सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो इन्हेंस होता है, सेल का साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है ताकि वो अपने आप को डिवीजनल प्रोसेस से गुजार सके। ठीक है, उसके बाद जो है सेल गुजरता है एस फेज़ से। एस फेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज डीएनए सिंथेसिस फेज़ इन विच द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज़ प्रोसीडेड। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है कि एक सिंगल डीएनए जो होता है वो अपने डॉटर न्यूक्लियाई जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लियाई जो है वो बना लेता है। उसके बाद एस फेज़ के बाद जो सेल होता है वो G2 फेज़ से गुजरता है, इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड ग्रोथ फेज़। सेकेंड ग्रोथ फेज़ वो फेज़ होती है जिसमें जो यहाँ पर डीएनए प्रोड्यूस हो गया होता है सेल के अंदर, वो डिविजनल प्रेपरेशन प्रोसेस से गुजरता है। उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं जो मिलकर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन करवाती हैं। इसके अलावा पूरे सेल के अंदर जो है रेप्लिकेशन ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोकाइनेसिस, ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनिजम्स होती हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स की भी कंडेंसेशन होती है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेज क्या है कि G2 फेज़ के बाद सेल जो होता है वो M फेज़ से गुजरता है, माइटोटिक फेज़ से गुजरता है, जिसमें पार्टीशनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। मींस क्रोमोसोम और डीएनए जो है वो हाफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से हाफ़ जो है वो डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होती है, हाफ़ जो क्रोमोसोम है वो डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस इंटरफेस प्रोसेस की बात करें, इन सारे प्रोसेसेस की बात करें तो हमने पढ़ लिया है कि सबसे पहले G1 स्टार्ट होता है, अर्ली ग्रोथ होती है, सेल का साइज लार्ज होता है, फिर चला जाता है सेल एस फेज से जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है सबसे पहले इसकी अनवाइंडिंग होती है, मींस दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि एक न्यूली कम्प्लीमेंट ये जो ओल्ड वन होता है टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है, और एक न्यूली कम्प्लीमेंट जो डीएनए होता है वो बन जाता है। इस तरह से एक डीएनए से दो डॉटर
डीएनए बन जाते हैं, या हम कह सकते हैं डीएनए के रेप्लिका, या हम कह सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम क्रोमेटिड या क्रोमोसोम कहते हैं, और दरमियान में जो है इनके एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर लग जाता है, जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। अब ये सेंट्रोमियर क्या चीज़ है? सेंट्रोमियर 220 न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंस पर मुश्तमिल होता है। इस सेंट्रोमियर के ऊपर ही काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन मौजूद होती है, जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं और वो माइटोसिस या मियोसिस में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद एस फेज़ के बाद जो सेल होता है वो G2 फेज़ में चला जाता है। G2 फेज़ में माइटोसिस का प्रोसेस प्रोसीड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस माइटोसिस की कि माइटोसिस प्रोसेस है क्या चीज़। ठीक है, माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल यूजुअली डिवाइड्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट इन द डॉटर सेल। इससे मुराद क्या होता है, जैसे हमने ऊपर रेप्लिकेशन प्रोसेस में पढ़ा है कि हमेशा क्रोमोसोम्स जो होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो मतलब एक दूसरे के साथ रहती हैं। जब डीएनए की अनबाइंडिंग होती है फिर वो जो है उनके अंदर डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं, और डॉटर जो सेल्स बनती हैं, डॉटर न्यूक्लियाई सेल्स बनती हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं। अब स्टेजेस कौन कौन सी हैं? स्टेजेस बेसिकली प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है और टीलोफेज़ होती है। प्रोफेज़ इज़ दैट स्टेज दैट इज़ टर्म्ड एज फर्स्ट फिलियल स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कहलाती है जिसके अंदर सेल का जो मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो देखा जा सकता है, जिसके अंदर आपको सेल की आउटर मोस्ट जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर दो जो हैं वो सेंट्रियोल मौजूद होती हैं। सेंट्रियोल आपको पता है, जैसे हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल ही एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्लांट में मौजूद होती हैं। इसी तरह से सेंट्रियोल वो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एनिमल में मौजूद होती हैं। ये भी प्लांट और एनिमल को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्लांट के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। सेंट्रियोल का काम जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना है। ठीक है, जो कि स्पिंडल फाइबर्स के तौर पे एक्ट करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। प्रोफेज़ के अंदर जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक जो है वो हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सेंट्रियोल जो हैं, दोनों सेंट्रियोल जो हैं ये ऑपोजिट जो है पोल के ऊपर मूव कर जाते हैं और हर सेंट्रियोल में से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं। कलेक्टिवली सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, जो कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे सेंट्रोमियर के ऊपर लगे काइनेटोकोर के ऊपर अटैचमेंट शो करेंगे। ठीक है, अब मेटाफेज से मुराद क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इनलार्ज हो जाती हैं और इनलार्ज होकर इस काइनेटोकोर के ऊपर जाके अटैच करके सारे क्रोमोसोम्स को एक लाइन में जो है लाइन अप कर देती हैं, एक प्लेट पे इकट्ठा कर देती हैं, जिसको मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एनाफेज प्रोसेस होता है। एनाफेज में क्या होता है कि हाई स्पिंडल फाइबर जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, अपनी तरफ खींचेगा पोल्स की तरफ, तो इस तरह से दो सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। देखिए, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि शॉर्टेंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन हो जाती है और यहाँ दरमियान में जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाती है जो कि साइटोकाइनेसिस करवाती है, क्लीवेज फर्रो। ठीक है, एक दरार पैदा कर देती है साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे मेम्ब्रेन्स इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और दो सेल्स बनना शुरू हो जाएंगी। टीलोफेज में ये देखें मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन शुरू हो जाती है क्योंकि साइटोकाइनेसिस यहाँ पर कंप्लीट हो गई होती है। फिर यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो जाती है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल की बात करें, ये जो हम सेल साइकिल के बारे में बात करें, जो G1 फेज़ प्रोसेस से स्टार्ट होकर जो है G2 फेज़ तक जाती है, उस प्रोसेस जब वो G1 प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा होता है, नियर टू एंड जो है एक चेक पॉइंट स्टेज आती है जिसको रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं। इस स्टेज में समटाइम्स जो है जो सेल के अंदर कोई भी एरर पाया नहीं जाता तो वो डायरेक्टली चला जाएगा एस फेज़ में, फिर G2 फेज़ में, फिर माइटोसिस में। लेकिन समटाइम जो है इसके अंदर कोई एरर आ जाता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट में, तो ये जो सेल हमारा जो होता है वो G1 फेज़ से डायरेक्ट चला जाता है G0 फेज़ में, और इस G0 फेज़ को कहते हैं नॉन डिवाइडिंग स्टेज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं G1 से G0 स्टेज में, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में समटाइम सेल चला जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए वेरियस फैक्टर्स होती हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि समटाइम्स ऑर्गेनिज्म जो होती हैं उसको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही होती हैं, ये सेल पॉपुलेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसकी वजह से सेल जो है उसकी नॉन डिवाइडिंग स्टेज में चला जाता है। ठीक है, सेकंड बात करें तो ग्रोथ फैक्टर्स की। ग्रोथ फैक्टर्स भी बहुत से होती हैं, जैसे फिब्रोब्लास्ट,
ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि PDGF को इन्हांस करता है। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स को इन्हांस करता है जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, इसी तरह से साइज़ ऑफ सेल जो है वो भी मैटर करता है। साइज़ ऑफ सेल से मुराद ये होता है कि स्पेसिफिक जो है अटेनमेंट ऑफ सेल साइज़ होती है, साइटोकाइनेसिस होती है सेल के अंदर, फिर सेल प्रिपेयर होता है, फिर वो डिवीजन स्टेज में गुजरता है। कंट्रोल बाय MPF मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, इससे मुराद क्या होता है कि जब भी सेल की डिवीजन होती है वो G1 फेज से गुजरता है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट से गुजरता है, तो वहाँ पर ख़ास प्रोटीन जो हैं वो प्रोटीन काइनेज मौजूद होती हैं, वो एक्टिव करती हैं एंजाइम्स को, और वो एंजाइम को होता है MPF एंजाइम होता है। जब MPF की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो उस सूरत में माइटोसिस हो जाती है सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर MPF की वैल्यू लो हो जाए तो माइटोसिस स्टॉप हो जाती है। अब ये MPF मैचुरेशन जो है प्रोमोटिंग फैक्टर जो है, इसकी एक्टिवेशन कैसे होगी इस प्रोटीन काइनेज से, कि ये जो प्रोटीन काइनेज होती है ये इनएक्टिव रहती है कैडमियम C2 एक एंजाइम है उसकी मौजूदगी में। जब इस कैडमियम C2 के साथ साइक्लिन एक और अदर एंजाइम लगता है तब उस सूरत में ये एक्टिव होता है और सेल के अंदर जो है ये MPF की वैल्यू जो है इन्हांस हो जाती है और सूरत में सेल जो है वो माइटोसिस कर जाता है। अब सेल की डिवीजन क्यों ज़रूरी है हमने अभी पढ़ा है। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमने बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी जो है वो एनिमल में कंसीडर होती है कि ह्यूमन बॉडी जब भी मतलब हम सूरज के साथ एक्सपोजर शो करती हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ब्लैक हो जाती है। लेकिन अगर हम सो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, या हम जो है ऐसे एरिया में चल जाएं जहाँ पे डार्क हो, मतलब कि सूरज की लाइट ना पड़े, तो उस सूरत में आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो 24 आवर्स के बाद अपने सेल्स को डिवाइड करके न्यू सेल्स बना देती है। ठीक है, तो उस सूरत में हमारे सेल्स जो होते हैं वो दोबारा से शाइन करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स की बदौलत अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या ग्रोथ फैक्टर्स या कंट्रोल फैक्टर्स या साइज़ ऑफ सेल्स में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो हमारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होते। जबकि कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो परमानेंटली डिवाइड होते रहती हैं, वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स हैं और नर्व सेल्स हैं जो कि परमानेंटली इंसान की बॉडी के अंदर जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जैसे कि रेटिना आपको पता है आँख आई बॉल जो होते हैं ना उसमें मौजूद होता है। वो रेटिना के सेल्स डिवाइडिंग स्टेज में मौजूद नहीं होते हैं, वो परमानेंट G0 स्टेज में रहते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।